शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाले हैं। अच्छा बेटा, इस वीडियो में हम कराची के जो साइंस के अहम कॉलेजेस हैं उनके प्रीलिम्स के पेपर के एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि उन्हीं प्रीलियम के पेपर में से अक्सर जो है वो एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कराची क्या आप समझे, पाकिस्तान पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह एक भी मैसेज मेरे पास नहीं आया कि इसके एमसीक्यूज करा दें। मैंने अपनी तरफ से सोचा कि एमसीक्यूज इसके आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, इनके सोल्यूशंस जो। अच्छा जी, आदम जी, गवर्नमेंट कॉलेज का पेपर इस सिलसिले में सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं जनाब इसका सबसे पहला पहला एमसीक्यू। जनाब, कह रहे डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन। अच्छा, इसके लिए आपने फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है उसमें स्टोक्स लॉ के नाम से ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है कि एफ बराबर होता है 6 पाई ईटा आर वी के। ये जो ईटा है यही बेसिकली विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब डायमेंशंस के टॉपिक में आप एक बात जानते हैं कि जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, डायमेंशन को शामिल नहीं करते हैं। तो जो 6 पाई है ये लिखा हुआ, मैं इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट करवा रहा हूँ। 6 पाई को नेग्लेक्ट करने के बाद कुछ अरेंज कर लें फॉर्मूला, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बच जाएगा विस्कोसिटी का। बस डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेते हैं। जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है एम ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन के। मास के लिए डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस टू। डिवाइड हो रहा है रेडियस आर से। रेडियस आप जानते हैं डिस्टेंस यानी लेंथ की डायमेंशन होती है। एक किस्म का डिस्टेंस होता है सेंटर से लेके सर्कल के कॉर्नर तक का, तो वो डिस्टेंस यानी लेंथ वाली डायमेंशन यूज करेंगे। वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन। एक लेंथ एल से एक लेंथ एल कैंसिल कर दीजिए, ये लेंथ एल ऊपर न्यूमरेटर में ले जाइए। इसी तरह से ये टी माइनस वन इसको भी ऊपर न्यूमरेटर में ले जाइए। जो लेंथ ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद देखिए इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूँ, कुछ इस तरह से डायमेंशन हो जाएगी। एम ऐसे ही रहा, ये एक लेंथ जो यहाँ डिनोमिनेटर में था ये पावर हो गई माइनस वन न्यूमरेटर में जाने के बाद। न्यूमरेटर में ऑलरेडी टी माइनस टू लिखा हुआ था, ये माइनस वन जब जाएगा तो ये प्लस वन हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन टी की पावर माइनस वन। तो विस्कोसिटी की डायमेंशन हो गई हमारे पास एम एल इनवर्स टी इनवर्स, तो इसमें पहला ऑप्शन। अच्छा जी, अब दूसरे एमसीक्यू में कह रहा है कि उमर खयाम इज द ओनली मैन नोन टू मी हु वाज बोथ द पोएट एंड मैथमेटिशियन। ये किस बड़े आदमी ने उमर खयाम के बारे में ये कहा था? ये उमर खयाम, जाहिर बात है, हम जो मुस्लिम साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन होता है वो नाइन्थ मैट्रिक में, एट क्लास में जो हमारे सिलेबस में वो तस्वीरें लगी हुई होती हैं, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई फांसी के मुजरिम में अपने इंतजार कर रहे हैं। बड़े पढ़े लिखे पाए के लोग थे। तो एक टाइम था, शायद आप लोगों को इस बात पे यकीन नहीं होगा, लेकिन एक वक्त था जब मुसलमानों में भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, फिलोसोफर भी था ये उमर खयाम साहब जो थे। इनके बारे में इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। बर्ट्रैंड रसेल ने इनके बारे में कहा था। अच्छा जी, तीसरे एमसीक्यू के अंदर कह रहा है कि रेडियस वेक्टर इज एग्जांपल ऑफ। हमने चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ा था कि एक ऐसा वेक्टर जो कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताए विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। और आम तौर पे जो फिक्स पॉइंट जो इसकी टेल पर मौजूद है, ये फिक्स पॉइंट आम तौर पे ओरिजिन होता है। ठीक है जी। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते थे आर से। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर, लोकेशन वेक्टर, ये सब एक ही नाम है। तो रेडियस वेक्टर असल में पोजीशन वेक्टर। अच्छा जी, अब चौथे सवाल के अंदर कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम इफ दे आर। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा जब। अब डॉट प्रोडक्ट का अब एक जनरल फॉर्मूला
पढ़ चुके हैं कि ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है ए मॉड बी मॉड और कॉस थीटा। अच्छा जी, अगर थीटा की वैल्यू, जरा समझिएगा इस बात को, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के बराबर हो जाए, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1 के, ये कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है। ऐसी कंडीशन में ए डॉट बी बराबर होगा ए मॉड बी मॉड। कॉस थीटा था, उसकी जगह कॉस 0 किया, कॉस 0 किसके बराबर हो गया 1 के। ये जो ए डॉट बी की वैल्यू मॉड ए मॉड बी निकल रही है, ये कहलाएगी कि ये डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम है। तो डॉट प्रोडक्ट उस वक्त मैक्सिमम होगा जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसलिए इसका ये ऑप्शन है। अच्छा जी, पांचवें सवाल में आपसे कह रहा है कि यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन के बराबर होता है, और ये जो वन डाइन है ये खुद बराबर होता है ग्राम्स सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट टाइम के बराबर होता है। अच्छा, वैसे तो इस सवाल में आपसे नहीं पूछा, लेकिन चूंकि ये इसका जिक्र कर चुका, तो ये याद कर लीजिएगा वैल्यू एमसीक्यू में कभी। 10 raised to the power -5 न्यूटन, वन डाइन इतने न्यूटन के बराबर है। ठीक है जी। चलिए, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, ये इस तरह के रिलेशन के अंदर आप जानते हैं कि जो ये स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के दरमियान रिलेशन पूछ रहा है, इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात करता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू काइनेटिक से भी ज्यादा होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन तो लिमिटिंग से कम हो जाती है। इसका मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होगा, यानी म्यू एस, वो हमेशा ग्रेटर होगा म्यू के से। इसको लिखने का एक और तरीका ये है कि चूंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ग्रेटर है काइनेटिक फ्रिक्शन से, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू के इज लेस देन म्यू एस। ठीक है, और ये हमें ऑप्शन में इस तरह से गिवन है। अच्छा भाई, ये एमसीक्यू नंबर 7 में 1 डिग्री पूछ रहा है। तो ये बात आप जानते हैं कि 1 डिग्री के अंदर 0.01745 रेडियन होते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है, इन्होंने लिखा है 0.01717 डिग्री। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो ये है कि 1 डिग्री बराबर होता है 0.01745 रेडियन के। ठीक है, चलिए, ये क्लोज वैल्यू इसके यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन 1 डिग्री में 0.017 रेडियन होते हैं। ये डिग्री का सिंबल यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह यहाँ रेडियन होना चाहिए, फिर ये सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऊपर डिग्री का गलत सिंबल लगा हुआ है, ये नहीं। ठीक है जी। 1 डिग्री 57.3 रेडियन नहीं है, देखें, 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन 57.3 डिग्री होता है, 1 डिग्री 57.3 रेडियन नहीं होता। 1 डिग्री के अंदर 0.01745 रेडियन होते हैं, जिसको यहाँ ये 0.017 कह रहा है, लेकिन वो यूनिट उसने गलत लिखा है, डिग्री नहीं होगा, रेडियन होगा। एमसीक्यू नंबर 8 के अंदर कह रहे हैं कि इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल, अगर एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू नेग्लिजिबल ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सेम रहेगी, या ट्वाइस हो जाएगी? देखें, जब प्रोजेक्टाइल, हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल रेंज तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अंदर होती है। एक्स एक्सिस में प्रोजेक्टाइल पर एक फोर्स लगती है जो कहलाती है एयर रेजिस्टेंस। हम जनरली एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं,
लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस होगी तो वो उसके एक्स एक्सिस में फ्रिक्शन लगेगी, उसको रोकने की और उसको अपोज करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस पे कम डिस्टेंस तय करेगा। यानी अगर फर्ज कर लें कि एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, प्रोजेक्टाइल ज्यादा दूर तक जाता, ये हॉरिजॉन्टल रेंज ये ज्यादा हो जाती, लेकिन अगर फ्रिक्शन की वैल्यू होगी तो ये रेंज की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन ये है कि एयर रेजिस्टेंस अगर होगी, वो नेग्लिजिबल नहीं हो, उसकी कोई वैल्यू हो, तो ऐसी कंडीशन में हॉरिजॉन्टल रेंज डिक्रीज हो जाए। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 9 में ये कह रहा है कि दो फोर्सेस जो कपल फॉर्म कर रही हैं, उनके बारे में ये चार बातें पूछी हैं कि कौन सी बात इसमें सही है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखें, इसको सॉल्व करने से पहले जरा एक बस बुनियादी बात समझे। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कपल क्या होता है। जो आपको पता है कपल के बारे में वो भी सही है बेटा, लेकिन फिजिक्स में हम कपल ऐसी फोर्स को कहते हैं जिसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज हो। अब मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं दो फोर्सेस लगाऊं इस तरीके से कि एक फोर्स लगे यहाँ, दूसरी फोर्स लगे अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर पहले का मैग्नीट्यूड एफ था तो इसका माइनस एफ हो गया। यानी अब तीन कंडीशन सुनिए कपल के अंदर। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, एक एफ है तो दूसरा भी एफ है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, एक अपवर्ड है तो दूसरी डाउनवर्ड है। ने एक को माइनस से रिप्रेजेंट कर लिया। और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने का मतलब ये देखें, ये फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है, इसमें हम इमेजिनरी लाइन बनाई ये, और ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ऐसी कंडीशन में ये कपल जो है ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करवाएगा। प्योर रोटेशन होगी, यानी सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन होगी इन कपल की वजह से। अच्छा, अब आमतौर पे हमने देखा है कि यार एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप दो फोर्सेस लगा रहे हैं, तो उन दो फोर्सेस की जगह आप एक सिंगल फोर्स लगा लें, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ समझने की कोशिश करें कि भाई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं इधर फोर्स लगाऊं, एक फोर्स 3 न्यूटन, एक इधर फोर्स लगाऊं 1 न्यूटन। तो मैं ये कर सकता हूँ, बजाय 3 और 1 न्यूटन फोर्स अलग अलग लगाने के, एक ही बड़ी फोर्स यहाँ पे लगा दूं, कितनी, 4 न्यूटन की। तो ये कह रहा है कि ये जो कपल में दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, आप इन दोनों फोर्सेस को रिप्लेस करवा सकते हैं। ये एक ऑप्शन में देखें इस तरह से कह रहा है कि रिप्लेस करवा सकते हैं, एक में कह रहा है नहीं करवा सकते। अब जरा समझिएगा। देखें, सिंगल फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है ना, अभी तो कपल में दो फोर्सेस होती हैं। अब सिंगल फोर्स समझिएगा, सिंगल फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है तो उसकी फर्दर दो कंडीशन। ये फर्ज कर ले ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सी एम मैं लिख देता हूँ। अगर फोर्स, सिंगल फोर्स लगे, और वो ऐसे लगे कि वो ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पर लगे, एक सिंगल फोर्स लगे और वो सिंगल फोर्स ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे लगे, तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही अपवर्ड चला जाएगा। यानी ऐसी कंडीशन में इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मोशन प्रोड्यूस होगी वो ट्रांसलेशनल मोशन होगी। कब? जब फोर्स कहाँ लगे, सिंगल फोर्स लगे और वो सेंटर ऑफ मास पे लगे। अच्छा जी, अब आ जाए, दोबारा से ये ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, लेकिन अब जो फोर्स लगे, सिंगल फोर्स, वो सेंटर ऑफ मास पे ना लगे बल्कि वो किसी एक दूसरी तरफ लगे, इस साइड पे, इस साइड पे, किसी भी एक तरफ आप ले लें, सिंगल फोर्स लग रही है। अब ये जो सिंगल फोर्स होगी ना, ये ऑब्जेक्ट में दोनों मोशन प्रोड्यूस करवाएगी, ट्रांसलेशनल मोशन भी प्रोड्यूस होगी और एक हद तक ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन भी प्रोड्यूस होगी, दोनों मोशन प्रोड्यूस होंगे। अब सुनिए गौर से, चूंकि सिंगल फोर्स लगने से दोनों मोशन हो रही है, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। इसका मतलब ये जो रोटेशनल मोशन है, ये प्योर रोटेशनल मोशन नहीं कह रहा है, यानी सिर्फ रोटेशन नहीं हो रही, तो ये रोटेशनल मोशन नहीं है। जबकि कपल की वजह से हमेशा क्या प्रोड्यूस होती है, प्योर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होती
तो अगर कोई ये कहे कि भाई कपल की दो फोर्सेस को रिप्लेस करवा दें आप, जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट में होता है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर उससे ना सिर्फ रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, प्योर रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। सिंगल फोर्स की दो ही कंडीशन है, या तो वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगी, सेंटर ऑफ मास पे लगेगी तो ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगी, सेंटर ऑफ मास के अलावा लगेगी तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों प्रोड्यूस करेगी, प्योर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं करेगी। जबकि कपल में सिर्फ प्योर रोटेशनल मोशन होता है, तो इसका इफेक्ट सेम नहीं होगा। इसलिए ऐसी कंडीशन में इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है, दो फोर्सेस को कैन नॉट बी रिप्लेस बाय सिंगल इक्विवेलेंट फोर्स। फॉर द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। ये तो आप जितने 3 4 5 साल मैट्रिक में आपने गुजारे हैं, इसे ही ये पढ़ते हुए आए होंगे कि इसकी वैल्यू जीरो के बराबर होती है। ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मून, मून का ऑर्बिटल रेडियस, यानी मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और उस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में वो जो रेडियस फॉर्म करता है, उस रेडियस की बात कर रहा है, मून के अपने रेडियस की बात नहीं कर रहा है, मून के ऑर्बिटल रेडियस की बात कर रहा है। मून के ऑर्बिटल रेडियस को आपको बेटा याद करना पड़ेगा, ये फिक्स वैल्यू है 3.84 10⁻⁸ इसको लिखने का एक तरीक़ेकार ऐसे हो सकता है कि ये 3.84 इंटू 10⁻⁵ किलोमीटर, किलोमीटर में ये वैल्यू, मीटर में कह रहा है तो इसकी वैल्यू ये है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर किसी दिन मौका मिले तो पेपर के बाद चक्कर लगा के देख लीजिएगा। अच्छा जी, द ओशन टाइड्स आर कॉज्ड मोर बाय, अच्छा ये सवाल हमारे पास पेपर्स में भी अक्सर एमसीक्यूज में आया हुआ है, बट इसमें एक इन्होंने एक अच्छी चीज ये की है कि इसमें कि जुमला इन्होंने ऐड कर दिया, कॉज्ड मोर बाय। हमारे पास पेपर में सवाल आता था कि ओशन टाइड्स आर कॉज्ड बाय, तो भाई जो टाइड्स होते हैं ओशन में, वो तो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन्वॉल्व होती है उसमें, और सन की भी होती है। ये एक अलग बात है कि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट टाइड्स की फॉर्मेशन के लिए निस्बतन बहुत कम होता है, लेकिन होता दोनों का इम्पैक्ट। तो अगर आप अब इन्होंने सवाल में जुमला ऐड कर, वहां ये कंफ्यूजन होती थी हम किस पे मार्क लगाएं, मून पर या सन पर, चूंकि होता तो सन की वजह से, या तो बोथ ऑफ दीज को ऑप्शन होता। अगर एक ही सेलेक्ट करना होगा तो फिर आप मून की ग्रेविटेशनल फोर्स सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने मोर का जुमला कह दिया कि ज्यादा कहाँ कॉज होते हैं, तो जो ज्यादा ग्रेविटेशनल टाइड हैं वो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जनरेट होते हैं, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट टाइड्स पर मून के कंपैरिजन में बहुत कम। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 12 का भी बेटा ये आपको आंसर याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में एनर्जी का यूनिट है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गेन करता है जब वो एक 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करता है। ये आप याद कर लें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। हाँ, आमतौर पे जो माइक्रोस्कोपिक स्केल होता है, छोटे स्केल्स पर जहाँ पे एनर्जी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, 10 की पावर माइनस में चली जाती है, -10 -12 -13 जैसे यहाँ -19 है, तो आमतौर पे फिर हम वहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। एसआई यूनिट तो जूल्स ही होता है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आमतौर पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजरमेंट करते हैं। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। अब मैं कह रहा हूँ कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गेन करता है जब वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करता है, ये जारी बात है फर्स्ट ईयर के अंदर हमने, हमारे पास इतना पोटेंशियल नहीं था कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया जाता, तो फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं है ये। आप इंशाल्लाह इस साल या अगले साल या उसके अगले साल जब अल्लाह तौफीक देगा आप सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, तो वहां फिर आप जरा डिटेल से पढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या होता है। अच्छा जी, आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर कि ऐसी फोर्स जिसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज हों कि एक तो वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड हो, और दूसरा वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ जीरो के बराबर हो। फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ये आप इस तरह से याद कर लीजिएगा कि ये फ्रिक्शनल फोर्स असल में एक तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, रेजिस्टिव फोर्स हो गई, एयर रेजिस्टेंस हो गई, एयर ड्रैग हो गया, टेंशन एंड स्ट्रेन हो गया, ये सब की सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में शुमार होंगे। ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रोपगेशन के दौरान मीडियम की किस चीज में, ये चार ऑप्शन गिवन है उसमें पीरियोडिक चेंज आता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव आप जानते हैं उनको कंप्रेशनल वेव या प्रेशर वेव्स कहा जाता है।
तो इसका सही जवाब तो ये है कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी मीडियम से पास होती है तो मीडियम का प्रेशर जो है वो चेंज होता है। प्रेशर का ऑप्शन नहीं, मास चेंज नहीं हो सकता, आप जानते हैं नेचर ऑफ द मीडियम चेंज नहीं होगी। अब रह गया साइज और शेप। अब इसको आप स्प्रिंग पे समझे जरा फिजिकली। स्प्रिंग में से लॉन्गिट्यूडनल वेव पास करेंगे तो स्प्रिंग का शेप तो चेंज नहीं होगा, शेप तो वही रहेगा। तो इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन इसका है वो साइज है, कि साइज चेंज होगा। कंप्रेशन रेयरफेक्शन में, कंप्रेशन में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, रेयरफेक्शन में उनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो साइज कम और ज्यादा जो है वो होगा। आप इसको ऐसे भी, अगर दूसरा एक और तरीका ये है कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि इनको प्रेशर वेव्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कंप्रेशनल वेव्स या प्रेशर वेव्स। तो प्रेशर खुद बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। एरिया मीन्स यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, साइज इन्वॉल्व। अच्छा जी, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम, एयर से मूव कर रहा है, लिखा हुआ है कि रेयर मीडियम है, टू अनदर मीडियम, डेंसर मीडियम में जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर दिया हुआ है एन के। इट्स वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो लाइट में बेंड होने की कितनी सलाहियत है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। एक आसान तरीके इसका कार इसका ये है कि आपको जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट मीडियम की वेवलेंथ को सेकंड मीडियम यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है उसकी वेवलेंथ से डिवाइड करना है। अब समझे, जैसे मेरे पास दो मीडियम होते हैं ना, तो मैं क्या करता, पहले मीडियम की वेवलेंथ लैम्डा वन को दूसरे मीडियम की वेवलेंथ लैम्डा टू से डिवाइड कर दूंगा। अब ये कह रहा है कि भाई एयर जा रही है एक रेयर मीडियम से, मैंने एयर वाली जो वेवलेंथ है उसको सपोज कर लिया बराबर है लैम्डा के। अच्छा, अब वो डेंसर मीडियम से पास हुआ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, तो इसकी वेवलेंथ को लैम्डा एन कर दिया। लैम्डा को लैम्डा एन से डिवाइड करेंगे, एन पता चल जाएगा। अरेंज कर लें ये फॉर्मूला, इसका मतलब लैम्डा एन बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन एन। फर्स्ट ऑप्शन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जनरली जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो एज के साथ इंक्रीज होता है। इसका ताल्लुक जो है वो आइस के मसल्स के साथ, प्रेसबायोपिया इसका एक जो है वो आई से रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी होता है, डिफेक्ट भी होता है। आमतौर पे जो लीज डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन, इसकी वैल्यू ओल्डर एज में जो है थोड़ा वो इंक्रीज हो जाती है। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी जो कि कम हो जाती है, तो इसलिए लीज डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन जो है वो जनरली ओल्ड एज में ज्यादा हो जाता है। अच्छा बेटे, अब डीजे साइंस कॉलेज का पेपर जो है इसके एमसीक्यूज जरा देख लेते हैं। So which of the following is not dimensionless? कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस नहीं है? अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें तीन चीजें आपको दी हुई हैं। बात की शुरू में एक लाइट ईयर को हटा के, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेन, ये सब असल में एक किस्म के रेशियोज हैं। जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर एफ अपॉन आर के। एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, आर नॉर्मल रिएक्शन, ये भी फोर्स है। दोनों के यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसकी ना कोई यूनिट होगी और ना इसका कोई डायमेंशन हो। अच्छा जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बराबर है एस अपॉन आर के। इसकी भी डायमेंशन लेंथ एल, रेडियस की भी लेंथ एल, कैंसिल हो जाएगा, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब आ जाए जनाब किस पे, स्ट्रेन पे। जब स्ट्रेन आप कोई सा भी टाइप का देख लें, जैसे मिसाल के तौर पे आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देख लें, जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर होगा डेल्टा एल अपॉन एल। अगेन लेंथ की डायमेंशन से लेंथ की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से सुपरफिशियल स्ट्रेन देख लें, सुपरफिशियल स्ट्रेन, चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया, इसमें भी एरिया की डायमेंशन से एरिया की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी। फिर इसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देख लें, कोई सा भी स्ट्रेन आप ले लें, किसी भी एक टाइप। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, इसमें भी वॉल्यूम की डायमेंशन से वॉल्यूम की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, और वो ऑप्शन क्या है, लाइट ईयर। लाइट ईयर असल में एक किस्म का डिस्टेंस है,
वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में 1 ईयर में कवर कर। लाइट ईयर इज एक्चुअली डिस्टेंस, और डिस्टेंस डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। लाइट ईयर की डायमेंशन डिस्टेंस वाली यानी लेंथ की डायमेंशन, इसलिए लाइट ईयर करेक्ट ऑप्शन। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं। से वेक्टर ए है, इसका मॉड कैलकुलेट करना है रूट के अंदर उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं। वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, जो आई के साथ वैल्यू लिखी है जनाब, ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा। ए एक्स की वैल्यू हो गई इसका स्क्वायर। ए वाई कंपोनेंट जो जे के साथ लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही हमारे पास आएगी। फिर आ जाइए जनाब ए जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, जो के साथ लिखा हुआ है। गेन क्या लिखा हुआ है भाई, ए जेड की वैल्यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब आपके पास में आंसर रह जाएगा 2 + 2 + 2 यानी 6, इसका आंसर। चलिए तीसरे सवाल में कह रहे हैं जनाब कि द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स जे एंड के इज ऑलवेज इक्वल्स टू। अच्छा जी, अब रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, दो यूनिट वेक्टर कौन कौन से गिवन है, जे और के। क्या कह रहा है भाई, इज जे प्लस के इसका सम, उससे पहले तुमने लगाया मैग्नीट्यूड ऑफ द सम एंड द डिफरेंस, यानी जे प्लस के सम हो गया, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एंड डिफरेंस जे माइनस के लगा दो। इन दोनों का जो रेशियो है ये किसके बराबर है? यार देखें आप, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कुछ इस तरह करते थे कि a प्लस बी है, इसको लिखने का तरीक़ेकार ये होता था कि हम a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर भी करते थे और भी लेते थे। इसका फायदा क्या हो जाता था, इसका फायदा ये हो जाता था कि हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते थे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और फिर आगे लिखते थे बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखें जे प्लस के में क्या होगा, जे प्लस के इसका मॉड लेंगे, क्या बनेगा भाई, ए की जगह पे जे लिखा हुआ है और बी की जगह पे के लिखा हुआ है, ये बन जाएगा जे का मॉड प्लस 2 जे डॉट के प्लस बी की जगह पर क्या आ गया, के का इसका स्क्वायर, यहाँ भी इसका जे का स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो जे और के यूनिट वेक्टर हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है कि जे और के दरमियान का जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो कॉस थीटा आता है, और आप जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0। इसका मतलब ये वाला जो पूरा वेक्टर है ये 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ जनाब कि जे प्लस के की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ जाएगी, के अंदर जे का मॉड, जे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर ही होता है। के ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी आप जानते हैं 1 के बराबर होता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ये पूरा फैक्टर 0 हो चुका, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। जे और के यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंगल 90 डिग्री है, कॉस 90 0 होता है, ये फैक्टर तो 0 हो चुका। इसका मतलब इसका आंसर आएगा रूट। अच्छा, अब सेम यही काम जब आप रिपीट करेंगे प्लस की जगह माइनस के लिए, तो आप जानते हैं
पूरा तरीक़ेकार वैसे ही रहेगा। बस सिर्फ फर्क ये होगा कि जहाँ पे प्लस टू जे डॉट के लगाया था उसकी जगह पे -2 J डॉट के आ जाएगा, और प्लस के बाद के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब जे डॉट के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, थीटा 90 है, कॉस 90 जीरो रहेगा। अब चाहे वो जीरो प्लस के साथ आ रहा हो चाहे जीरो माइनस के साथ, और उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ भाई कि इस जे माइनस के की वैल्यू ये भी वही आ जाएगी। कैसे देखें भाई, रूट के अंदर जे यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड वन, वन का स्क्वायर वन, ये वाला पूरा फैक्टर जीरो हो गया, माइनस जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिखने से। प्लस के यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड वन, वन का स्क्वायर भी वन ही रहेगा, ये रूट के अंदर टू आ जाए। इसका मतलब जब मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा, इनके सम और डिफरेंस, इनके मैग्नीट्यूड्स के सम और डिफरेंस का, तो यहाँ भी अंडर रूट टू आ रहा है, यहाँ भी अंडर रूट टू आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर है, इसलिए हम ये ऑप्शन से एमसीक्यू नंबर 4 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम डायरेक्शन ऑलवेज। तो बस ये बात आप जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि जो नेट फोर्स होती है और एक्सेलरेशन होती है उनकी डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। ठीक है जी, फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे। अच्छा जी, इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज 1.00 सेकंड, द पीरियड ऑफ मास 4m विल बी। चलिए, इसमें सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं जरा सवाल को समझने के लिए कि ये बात आप जानते हैं कि स्पिन ब्लॉक सिस्टम के लिए हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करते हैं, T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम अपॉन। ठीक है, यहाँ पे मास को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पहले एम से, कैपिटल एम से। मैंने क्या किया यहाँ पे, मास एम और कैपिटल एम ए से डिवाइड। अगले स्टेप में उसने जो भी मास था उसको देखिए 4m कर, 4 टाइम्स कर, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अब जो इसने मास दिया है, चेंज किया है, उसकी वैल्यू पिछले वाले मास के 4 टाइम्स होगी, 4m। अब देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा क्योंकि मास चेंज कर दिया। इसकी जगह पे बार बिना मास है, कि टी बार बराबर हो जाएगा बाय रूट। हाँ भाई, इस एम बार की वैल्यू किसके बराबर है, 4m वन के, ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है जी, टी बार ऐसे ही रहा। ये जो 4 लिखा हुआ है मेरे पास, ये रूट के अंदर है, इसको रूट से बाहर लेके जाएंगे। हाँ, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। आगे मल्टीप्लाई बाय जो टर्म बची क्या, 2 पाई अंडर। अब ये 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के खुद बराबर था टाइम टी के। देखो, इसका मतलब टी बार बराबर हुआ किसके जी, मल्टीप्लाई बाय, हाँ भाई, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, टी के बराबर। अब टी की वैल्यू जो पहले इनिशियल टाइम था वो आपको गिवन है, तो भाई कितना था, सवाल में लिखा हुआ था 1.00 सेकंड के बराबर। वो वन से मल्टीप्लाई करवा लीजिए, बार की सेकंड के बराबर, ये हो गया इसका आंसर। अच्छा जी, a mass of 50 किलोग्राम is held motionless, रुका हुआ है, मोशनलेस है, एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड, द वर्क डन विल बी जीरो। देखें, सवाल, इस तरह के जो सवाल है ना, आमतौर पे पूछता ये था कि और एक ऑब्जेक्ट है, उसको 10 मीटर्स की हाइट पे ले जाया जा रहा है, वो move कर रहा है, जब वो अगेन से ग्रेविटी मूव करेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन ये कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट को मोशनलेस रखा है, रुका हुआ है। रुका होने का मतलब है कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं। असल में ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए, हाइट पे ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। लेकिन ये कह रहा है कि उसको इतनी हाइट पे ले जाया गया और वहां पर मोशनलेस है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड, मोशनलेस है, तो ले जाने के दौरान तो उस पर वर्क डन करना पड़ा। अब ले जाके वहां रख दिया, तो इसका मतलब उसके पास कोई एनर्जी, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है।
इसलिए इसका आंसर 0 जूल्स। अच्छा भाई, अब कह रहा है कि एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है जिसका रेडियस आर है। कह रहे हैं हाफ रेवोल्यूशन, आधे रेवोल्यूशन में बताइए कि इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल कितने कितने होंगे, वो वैल्यू आपको बता। सभी अब जरा देखें यहाँ पे, ऑब्जेक्ट में हाफ रेवोल्यूशन हो, आधी रेवोल्यूशन है बता रहा है। आधे रेवोल्यूशन का मतलब ये हुआ, मिसाल के तौर पर इसने इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया और ये करके आधा सर्किल इसने बनाया करके जनाब यहाँ पर इस पॉइंट फर्ज करें, मैं ए का नाम दे रहा हूँ, इस पॉइंट बी का नाम। सुनिए सवाल में एक दफा फिर से, आपसे क्या चीज मालूम करनी है। एक बॉडी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ऐसे सर्किल में जिसका रेडियस आर के बराबर है। कह रहा है हाफ रेवोल्यूशन में, आधे रेवोल्यूशन में सबसे पहले तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताओ। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, चलो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। बाद आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। दो पॉइंट के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में होता है, निकालने ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। आप जानते हैं ये सर्किल का डायामीटर कहलाएगा। ये जो लाइन है ये पूरा डिस्टेंस सर्किल का डायामीटर बन गया, सेंटर से पास हो रहा है। और डायामीटर जो होता है, डायामीटर होता है खुद बराबर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस के। ठीक, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई पहले वाले का तो आंसर 2r हो गया। ठीक है, इसमें दो ऐसे ऑप्शन है, पहले और दूसरे में, इसमें 2r। तो अगला वाला मैच करता है। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, हाफ रेवोल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। चलें जी, डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, एस बराबर होता है आर थीटा की। ठीक, अच्छा वैल्यू पुट कर लेते हैं जरा इसमें भाई, एस बराबर हुआ आर डिवाइड थीटा। चलिए अब ये बात आप जानते हैं, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो रेडियन में एंगल बनता है वो पाई रेडियन होता है। आधे रेवोल्यूशन में कितना बनेगा, इसका हाफ करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया। जो डिस्टेंस इसमें कवर किया वो बराबर था पाई आर। हमें डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के बराबर जो ट्वाइस आर हो गया। जो डिस्टेंस कवर किया वो हमने एस इक्वल टू आर थीटा से निकाला। ख्याल रखिएगा एक रेवोल्यूशन में थीटा बराबर होता है 2 पाई के, हाफ रेवोल्यूशन कह रहा है उसे डिवाइड कर दिया, पाई आर इसका डिस्टेंस कवर। अच्छा देखें, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जानते हैं कि एक हम में जैसे ए से नो स्टार्ट हुई और मूव करके वापस ए पर आ गई। मिसाल के तौर पे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर हुआ है सरकमफेरेंस के बराबर, सरकमफेरेंस बराबर होता है 4 पाई आर के। हाफ रेवोल्यूशन में सरकमफेरेंस का हाफ करना पड़ेगा, तब भी पाई आर के बराबर। चलिए एमसीक्यू नंबर 7 में पूछ रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल में कितनी दफा सेम हो, एक जैसी हो। जो वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की हुई और काइनेटिक एनर्जी के एक कंप्लीट साइकिल में सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको समझने के लिए जरा एक स्ट्रक्चर अपने पास देखिए। बट आप जानते हैं कि तीन पोजीशन है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। समय साल के ये है पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, अब एक वाइब्रेशन एक साइकिल कब पूरा होगा, जब मेन पोजीशन से ऑब्जेक्ट करके पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से वापस आएगा मेन पोजीशन पे, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और फिर वापस मेन पे जाएगा, तो एक वाइब्रेशन। इसको सेंटर से मार्क करें, कॉर्नर से मार्क करना शुरू करें जैसे आप देख। अच्छा, ये बात आप जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, एक्सट्रीम पोजीशन, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिनिमम। एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ यही होगा भाई।
एक्सट्रीम पोजीशन के भी पोटेंशियल मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी वैसी होगी, जबकि मेन पोजीशन के पोटेंशियल एनर्जी, जबकि काइनेटिक एनर्जी। अब होगा ये, जैसे यहाँ से आप समझे कि भाई ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मूव करना शुरू किया, जैसे जैसे ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, टेंशन एनर्जी बढ़ रही है, जब एनर्जी कम हो रही है। इसका मतलब जैसे जैसे ये यहाँ से जाना शुरू करेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू करेगी, काइनेटिक कम होगा। एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज आपस में सेम हो। एक दफा यहाँ, तब जब ये एक एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा था। इसी तरह जब ये यहाँ से वापस आना शुरू करेगा, फिर इस पॉइंट पे आएगा एक दफा, और फिर यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक की वैल्यू बराबर। बिल्कुल इसी तरह से जब इस मेन पोजीशन को क्रॉस करके ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा होगा, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही, काइनेटिक एनर्जी कम होती रही। इस पॉइंट पे जाके दोनों की वैल्यू से बराबर हो जाते हैं। इसी तरह से जब ये इस एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आ रहा होगा, फिर दोबारा इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर हो। एक दफा यहाँ से यहाँ फिर जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर, एक दफा यहाँ से वापस आते हुए, इसी तरह एक दफा यहाँ जाते हुए, एक दफा यहाँ से वापस आते हुए, चार दफा पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल दूसरे के बराबर होगी। इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन 4 टाइम्स। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन के अंदर कह रहा है ये कि इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड, अगर गैस का टेम्परेचर डबल कर लिया जाए तो स्पीड ऑफ साउंड जो इंक्रीज होगी वो किस फैक्टर से इंक्रीज होगी। तो यार इसको या तो डायरेक्ट इस तरह से कर लें आप कि भाई स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। अब आपने क्या किया कि टेम्परेचर को ट्वाइस कर लिया, टेम्परेचर डबल कर रहे हैं, डबल यानी ट्वाइस टी आपने कर लिया, तो इसका मतलब भी प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट 2 अलग कर सकते हैं, और ये अंडर रूट टी अलग लिखा हुआ। इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसे नहीं तो फिर इसका दूसरा तरीका अपना लें भाई। आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक फॉर्मूला टेम्परेचर की टर्म में अंडर रूट गैमा आर टी अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर की वैल्यू को ट्वाइस कर दिया, यानी गैमा आर, और यहाँ मैंने ट्वाइस टी कर दिया, अपॉन में एम लिखा हुआ है। टेम्परेचर डबल कर दिया, चेंज कर दिया, बढ़ा दिया तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, वी बार हो गया। चलिए मैं इसमें से अरेंज कर लेता हूँ, अंडर रूट 2 को इसमें से बाहर कर दिया अलग, और बाकी तमाम टर्म गैमा आर टी अपॉन एम ऐसे ही लिखा हुआ है। अब ये वाली टर्म अंडर रूट के अंदर लिखी हुई पूरी टर्म गैमा आर टी अपॉन एम, ये वाली पूरी टर्म बराबर है वेलोसिटी वी के। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि वी बार बराबर हुआ अंडर रूट टी 2 वी, यानी वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। इसकी एक मेट्रिक क्लास में एक बड़े जनरल सा एक कॉन्सेप्ट था भाई कि जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो हमें 7 विजिबल कलर्स मिल जाते हैं, वॉलेट से लेके रेड तक। ये पोर्शन इंफ्रारेड है, वॉलेट से ऊपर चले जाएं तो क्या आएगा, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट से ऊपर जाएं तो जनाब क्या आ जाएंगी, एक्स रेज, और इससे ऊपर चले जाएं तो क्या आ जाएगा, गैमा रेज। अब एक बुनियादी प्रिंसिपल याद रखिए, स्पेक्ट्रम के चार्ट में आप जैसे जैसे नीचे की तरफ आते जाएंगे एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। एरो डाउनवर्ड बना रहा हूँ डिक्रीज शो करने के लिए। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, बट वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ में इजाफा हो जाएगा। यानी आपसे पूछे सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है, तो इंफ्रारेड की है। अच्छा, अब इसमें ऊपर जाना शुरू करें तो अब एनर्जी की वैल्यू बढ़ना शुरू करेगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, डायरेक्टली रिलेटेड है दोनों, जबकि वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो गैमा रेज की होती है। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी किसकी है। सवाल में पूछ रहा है कि सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो ये बात हम जानते हैं, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम में सबसे टॉप पर उस यानी किसकी होनी चाहिए, गैमा रेज की।
बट ऑप्शन में गैमा रेज गिवन ही नहीं। ठीक है, अब इंफ्रारेड नहीं हो सकता, विजिबल नहीं हो सकता। अब दो ही हमारे पास बचे, ऊपर जाते जाएं। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से मजीद ऊपर क्या है, एक्सरेज। तो एक्सरेज की एनर्जी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट के मुकाबले में ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा तो गैमा रेज हो, बट इनमें गैमा रेज का ऑप्शन नहीं है। तो इनमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो एक्सरेज वाला ऑप्शन है, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 11 के अंदर कह रहा है कि व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ऐड कंस्ट्रक्टिवली द इंटेंसिटी बिकम्स, आप ये जानते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के तहत रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए दोनों एम्पलीट्यूड्स जो वेव्स के होंगे उनको आपस में ऐड कर देंगे। कह रहा है कि दोनों एम्पलीट्यूड जो हैं वो सेम है, बराबर है। यानी अगर फर्ज करने के एक एम्पलीट्यूड ए है तो दूसरा भी ए है। चलिए जी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2a। अब ये बात याद रखिएगा कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इस वक्त जो एम्पलीट्यूड है वो ए नहीं है, ऐड करने के बाद कितना हो गया, 2a। स्क्वायर कर दें तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस 4 से पता चला है कि जो इंटेंसिटी होगी वो 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स के लिए क्वाड्रुपल सिलेक्ट। अच्छा बेटा, एमसीक्यू नंबर 12 के अंदर कह रहा है कि दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, फोकल लेंथ उनकी f1 और f2 गिवन है, दोनों को सर्टेन डिस्टेंस पर रखा गया है, लेकिन इस तरह से रखा गया है कि पैरेलल रेज एंटर हो रही हैं, दो दूसरे लेंस से भी रेज पैरेलली इमिट हो रही हैं। डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज वुड बी, दोनों लेंसेज के मगर डिस्टेंस आपने मालूम करना है भाई। दोनों लेंसेज से रेज पैरेलल होने का एक ही तरीका है कि पहले लेंस से जब पैरेलल रेज एंटर होंगी तो वो इस पहले लेंस के फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, फोकस पे कन्वर्ज होने का मतलब हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये बराबर होगा f1 के। अच्छा, अब ये रेज आगे कंटिन्यू करेंगी। इसके सामने मैंने दूसरा लेंस रख दिया, इसमें से टकराने के बाद भी रेज को पैरेलल करना है। तो लेंस से निकलने के बाद रेज पैरेलल कब होती हैं, जब वो फोकस से इमर्ज होती हैं। तो वो फोकस से इमर्ज होती हैं। अगर ये सेकंड लेंस का फोकस है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस बराबर हुआ f2 के। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक दो लेंसेज के दरमियान का ये कैसे निकलेगा, f1 और f2 को आपस में ऐड कर दें। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 13 के अंदर कह रहा है कि द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ साउंड दैट कैन बी हर्ड बाय नॉर्मल ह्यूमन ईयर कंसीडरिंग द स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। देखें, नॉर्मल ह्यूमन पर्सन के लिए हमने फ्रीक्वेंसी की रेंज पढ़ी है कि फ्रीक्वेंसी की रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो सकती है। ठीक है जी, 20 किलो हर्ट्ज भी जिसे कह सकते हैं आप। चाहिए नॉर्मल ह्यूमन पर्सन की रेंज है। अगर आप इससे कम या इससे ज़्यादा साउंड सुन सकते हैं तो इसका मतलब या तो आप ह्यूमन नहीं हैं या आपके जो कान हैं वो इंसानी कान नहीं है। नॉर्मल ह्यूमन पर्सन की रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। ये तो फ्रीक्वेंसी है, हमसे वेवलेंथ पूछ रहा है। यार वेवलेंथ कैलकुलेट कर लें बेटा। वेव फॉर्मूला यूज करते हैं, वी बराबर होता है एफ लेमडा के। इसका मतलब लेमडा बराबर हो जाएगा वी अपॉन एफ के। वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें। अच्छा जी, वेलोसिटी की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है, कितनी लेनी है, 340। हाँ भाई, पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। 340 को 20 से डिवाइड कर दें, 17 मीटर वेवलेंथ आ जाएगी। ये किस फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट है, 20 हर्ट्ज वाली के। अच्छा, जरा ऐसे ही दूसरी वेवलेंथ निकाल लीजिए भाई। दूसरी वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, हाँ भाई, फिर वही वेलोसिटी वी 340 डिवाइड कर लें दूसरी वेवलेंथ जो है, सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000। 340 को 20,000 से डिवाइड कर लीजिएगा, 0.017 मीटर इसका आंसर होगा। ठीक, अब आप जरा ऑप्शन में देखें तो 17 मीटर वाले दो ऑप्शन है, लेकिन जो बाद वाले ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में। तो कुछ भी नहीं करें, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवा लें, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1.7 सेंटीमीटर। ये वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड कर रही है दूसरी फ्रीक्वेंसी से। तो दोनों वेवलेंथ निकल गई, कौन कौन सी, 17 और 1.7।
पहला ही ऑप्शन हो गया। 15, the weight of a body is 80 newton on the surface of earth at its approximate weight at a distance 0.4 re above the earth's surface। सबसे पहले तो आप अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी का फॉर्मूला जानते हैं। सरफेस ऑफ अर्थ पे जी बराबर है किस चीज के, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर के। जब किसी हाइट पे चले जाएंगे, ग्रेविटी हाइट एट हाइट, तो इसका फॉर्मूला बनेगा जी एम ई, और ओवर क्या करेंगे भाई, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इस बार जो मैं हाइट की वैल्यू बता रहा है, कितनी बताई हुई है, 0.4 आ रही है, हाइट एच की वैल्यू है। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, जी एम ई ऐसे ही रहा, आर ई प्लस, हाँ भाई, एच की जगह पे 0.4 आ रही, चूंकि इस पूरे का होल स्क्वायर था, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ग्रेविटी एट हाइट जी एच किसके बराबर हुआ, जी एम ई ऐसे ही रहा, आर ई में 1.4 आर ई एड, सॉरी 0.4 आर ई एड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.4 आर, और इसका हो रहा है होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो जी एच की वैल्यू बराबर हो गई जी एम ई ऐसे ही, स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1.96 आर ई का स्क्वायर। ये स्क्वायर 1.4 पे जाएगा, उसका स्क्वायर 1.96 हो गया, आर ई पर गया तो ये आर ई स्क्वायर हो गया। अब ये वाली पूरी वैल्यू आप जानते हो, ये वाली पूरी वैल्यू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। हाँ भाई, पहले ही नंबर पे लिखा हुआ था पहली लाइन में, जी के बराबर है। ठीक, इसका मतलब ग्रेविटी एट हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, जी एच कैलकुलेट करने के लिए ऊपर आ गया जी, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1.96 से, ग्रेविटी एट हाइट की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। अब आप चाहें तो उसको यहाँ सॉल्व कर लें, वरना अब यहाँ से देखें, मैं मजीद कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं ये बात जानता हूँ कि भाई वेट डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के, तो किसी हाइट पर वेट डब्ल्यू एच बराबर होगा एम इंटू जी एच के। अच्छा जी, जी एच की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, जी डिवाइडेड बाय 1.96। ये ऊपर जो न्यूमरेटर में एम जी लिखा हुआ है, अगर मैं इनको सॉल्व कर लूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, एम जी डिवाइडेड बाय 1.96। अच्छा, ये जो एम जी है, एम जी ये खुद बराबर है किसके, वेट डब्ल्यू के। इसका मतलब ये हुआ कि वेट एट हाइट कैलकुलेट करने के लिए वेट डब्ल्यू को 1.96 से डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, वेट डब्ल्यू की वैल्यू आपको गिवन है 80 के बराबर, उसको डिवाइड कर लीजिए 1.96 से, ऑलमोस्ट 40 न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा, 40.8 टू बी एग्जैक्ट। मतलब अब 1.96 का मतलब ऑलमोस्ट आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 80 का ऑलमोस्ट हाफ कर दें, 40 न्यूटन इसका। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कह रहा है कि दो बॉडीज हैं, दोनों के मासेस 4 एंड 5 के जी गिवन है, मूव कर रहे हैं वो इक्वल मोमेंटम से, वो दोनों के मोमेंटम इक्वल है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज, उनके काइनेटिक एनर्जीज के रेशियो बताओ। मोमेंटम इक्वल है, काइनेटिक एनर्जीज के रेशियो चाहिए, तो पहला काम तो ये करें कि यार आप काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ना एक फॉर्मूला जहन में रखें कि काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या फॉर्मूला है। वैसे आप ये बात जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला है वो बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर के। अच्छा, अब जरा यहाँ अलग से देखिए, मोमेंटम पी खुद बराबर होता है एम वी के मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब पी को, मोमेंटम को एम से डिवाइड कर लूँ, वेलोसिटी वी पता चल जाएगी। इस वेलोसिटी वी की जगह पर ये वैल्यू पुट करवा दीजिए, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ऐसे ही रहा, एम ऐसे ही रहा, वी की जगह पे वैल्यू पुट करवा दी क्या, पी अपॉन एम, क्योंकि स्क्वायर था वी का तो स्क्वायर कर दिया। ओपन करें जरा इस फॉर्मूले को, हाफ ऐसे ही रहा, एम ऐसे ही रहा, अब ये स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर, अपॉन में क्या हो गया, एम स्क्वायर। एम स्क्वायर से एक मास एम कैंसिल हो गया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आ रहा है वो आ रहा है पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है,
अच्छा, अब हमें दोनों के काइनेटिक एनर्जीज के रेशियो निकालने हैं। क्या करूंगा भाई, मैं काइनेटिक एनर्जी के E1 डिवाइड कर दूंगा किससे, काइनेटिक एनर्जी के E2 से। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम निकाला, पी स्क्वायर अपॉन 2m। एम के साथ 1 कर दिया पहली काइनेटिक एनर्जी के लिए। के E2 के लिए भी फिर यही फॉर्मूला लगाया, पी स्क्वायर अपॉन 2m। सेकेंड ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी है, m2 कर दिया। मोमेंटम के साथ 1 या 2 नहीं लगा रहे, क्योंकि सवाल में बताया हुआ है कि दोनों के मोमेंटम इक्वल। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। आपके पास रह जाएगा जनाब 1/m1, और यहाँ लिखा हुआ है 1/m। इसको अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद दोनों के जो काइनेटिक एनर्जीज के रेशियो होंगे वो हो जाएंगे जनाब m2/m1, m2/m। अब आप देख रहे हैं सेकंड ऑब्जेक्ट का मास आपको गिवन है, सेकंड ऑब्जेक्ट का 5, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का 4। यानी मैं कह सकता हूँ उनके काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा वो 5:4 हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जनाब। कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू 250 मीटर्स है। वो 45 डिग्री के एंगल पे उसको लॉन्च किया गया है। कह रहा है कि तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू कितनी होगी वो निकालें। कि हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करें जो 1 मीटर के बराबर है। अब देखिए मैंने ये कैसे निकाला। तो यार एक फॉर्मूला आप याद रखें, एक रिलेशनशिप आप याद रखें। और वो रिलेशनशिप ये होता है कि ये जो आर मैक्स होती है, मैक्सिमम रेंज, आर मैक्स, ये बराबर होती है एच मैक्स के 4 टाइम्स, मैक्सिमम हाइट का 4 गुना। मुझे कैसे पता चला कि मैक्सिमम रेंज पे जाना है? एंगल के बना 45 डिग्री, 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। मैंने सिंपली क्या काम किया, जरा यहाँ देखिएगा। 4 को मल्टीप्लाई कर लिया एच मैक्स से। एच मैक्स की वैल्यू आपको गिवन है सवाल में, ये रही कितनी है, 250 मीटर। 4 को 250 से मल्टीप्लाई कर लिया, वैल्यू कितनी आ गई, 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर। चूंकि यहाँ 1000 मीटर तो गिवन ही नहीं है सारे यूनिट किलोमीटर में, 1 किलोमीटर इसका आंसर। अच्छा वैसे तो न्यूमेरिकल में मैं डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाने, लेकिन अगर किसी की टांगों में, सॉरी, किसी के दिमाग में दर्द हो रहा हो कि ये कैसे आया कि भाई आर मैक्स जो है वो एच मैक्स का 4 टाइम्स होता है, तो उसके लिए आप एक सिंपल तरीका, थ्योरी का टॉपिक है वैसे तो ये जो मैक्सिमम रेंज होती है एच मैक्स, ये बराबर होती है V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के। ठीक। अब वो कह रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल है उसको लॉन्च किया गया 45 डिग्री के ऊपर। तो आप क्या करेंगे भाई, एच मैक्स बराबर है V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आपने लिख दिया जनाब कितना, 45 डिवाइडेड बाई 2। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा। पहले साइन थीटा यानी साइन 45 कैलकुलेट करेंगे, साइन 45 कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 2g। जब आप कैलकुलेटर से साइन 45 निकालेंगे तो इसका आंसर 0.707 आएगा, जिसको फ्रैक्शन में लिखने का तरीक़ेकार ये भी है, हम लिख सकते हैं 1/√। मैं क्या कर रहा हूँ जनाब, यहाँ पे वैल्यू देखिए सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूँ। साइन 45 की जगह पर क्या आ गया, 1/√2, स्क्वायर था उसका, स्क्वायर ऐसे ही रखा अपॉन 2। मुझे वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, मुझे ना इसमें आर मैक्स का फॉर्मूले का रिलेशन लेकर आना है, तो इसलिए मैं ये वाली वैल्यू यूज कर रहा हूँ इसके। V0 स्क्वायर ऐसे ही रहा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और स्क्वायर रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 रह गया, अपॉन में 2g ऐसे लिखा हुआ है। ये 2 को इधर डिनोमिनेटर वाले 2 से ले जाके मल्टीप्लाई कर लें, तो इसका मतलब एच मैक्स बराबर होगा किसके, V0 स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया, 4g। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एच मैक्स बराबर है 1/4 V0 स्क्वायर अपॉन। अब ये आपको फॉर्मूला याद होगा कि V0 स्क्वायर अपॉन जी खुद बराबर होता है किसके, आर मैक्स के। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो एच मैक्स हुआ वो बराबर हुआ 1/4
आर मैक्स के। और अगर यहाँ से आर मैक्स निकाल लें तो आर मैक्स बराबर हो जाएगा 4h मैक्स, जो फॉर्मूला हमने यूज किया उस एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद। अच्छा जी, लास्ट एमसीक्यू पर आ जाइए। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस विल नेवर गिव द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। कह रहा है कि भाई ये जो नीचे दी हुई फोर्सेस हैं पेयर्स की फॉर्म में, इनमें से कौन सा पेयर है जो आपको कभी भी 2 न्यूटन का रिजल्टेंट नहीं देगा। अब जरा चेक करते जाएं। ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक न्यूमेरिकल भी आपने सॉल्व किया था कि अगर फोर्स एफ बराबर है, यानी F1 बराबर है F2 के, एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही हैं F1 F2 दोनों बराबर हैं, इनका रिजल्टेंट भी F के बराबर है, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है जब थीटा कितना हो, 120 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये जो 2 न्यूटन और 2 न्यूटन है, इनका रिजल्टेंट बिल्कुल 2 न्यूटन आ सकता है अगर ये 120 डिग्री के एंगल पे लग रही, तो ये तो सही है। 1 और 1 बिल्कुल ऐसा हो सकता है। भाई दो, एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर यहाँ भी फोर्स 1 न्यूटन, यहाँ भी फोर्स 1 न्यूटन, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर लें, इनका रिजल्टेंट अभी भी 2 न्यूटन आपको आएगा। फिर कह रहा है 3 और 1, ये भी बिल्कुल हो सकता है। एक फोर्स मिसाल के तौर पे इधर लग रही है 3 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 1 न्यूटन, सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, 3 - 1 2 न्यूटन, रिजल्टेंट इनका आ सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये सवाल जो है ना आमतौर पे फोर के बाद कुछ लिखा होना चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पे 4 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, ये नहीं हो सकता। अब कुछ ट्राइंगल के लॉज हैं, कुछ थ्योरम्स ऐसे हैं कि इसके अलावा आप फोर के साथ आप कोई वैल्यू 1 या करके कुछ लिखेंगे तो कभी भी नहीं हो सकता। अगर फर्ज कर रहे हैं इन्होंने तो सवाल में सिर्फ 4 न्यूटन ही दिया हुआ है, तो यहीं से पता चल रहा है इसका मतलब ये नहीं हो सकता। एक सिंगल फोर्स 4 न्यूटन लग रही है तो उसका रिजल्टेंट 2 न्यूटन तो आ ही नहीं सकता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आम तौर पे ना ये आपको ऐसे लिखा मिलता है कि 4 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, तो भी पूरा ही आंसर होता है, ये नहीं हो सकता। अभी खैर आपको 4 न्यूटन ही कह रहा है तो आप साफ ही ऑप्शन को मार्क कर लें कि ये नहीं हो सकता।